बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जन्मदिन है। पीएम मोदी ने हरदीप सिंह पुरी को जन्मदिन की बधाई दी है। हरदीप सिंह पुरी जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं पीएम की तरफ से। कहा गया, ये पोस्ट आपको दिखा रहे, पेट्रोलियम सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी कोशिश सराहनीय है। वो पूरा मामला आपको नहीं पता ना, आज तक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपको नहीं पता। इतनी बड़ी इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए। कैसे पहुंच रहा है वहां पर ये सब कुछ, वही कह ये रहा हूं पूछना लाजमी है। 5 साल बाद भी किसी को नहीं पता है, तो आप लोग कन्विंस भी तो नहीं कर पा रहे हैं जनता को कि आप उसी शहादत पर वोट मांगी। ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए। कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? प्रभु रामचंद्र का नाम लेने वाली पार्टी सन्यासी के भेष में आए हुए इप्स्टीन को सन्यासी कह रही है। और इतने बड़े देश को, जहां पर हमारे विदेश सेवा के सचिव रहते हैं, वहां पर एम्बेसडर्स होते हैं, उनके अलावा एक जेफरी एप्स्टीन की जरूरत पड़ गई, एक दल्ले की, जो महिलाओं की दलाली करता है, जो बच्चों को काट के खाने वाले लोगों के साथ बैठता है। उसके साथ हमारे देश के आज के जो मंत्री बैठते थे, और उनकी सफाई मेरी बहन दे रही है। हिंदुस्तान की कोई महिला अगर किसी पिंप को उसका पति मिलता है, बेटा मिलता है, भाई मिलता है, तो संबंध नहीं रखेगी, दूसरे दिन फैमिली कोर्ट में मिलेंगे लोग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। महादेव, जिन्हें पाप का काल कहा जाता है, जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाता है, महादेव तांडव करते हैं। मगर कलयुग में महादेव स्वयं नहीं आएंगे, कई रूपों में हमारे सामने आएंगे। ये है कि देश को आजादी 2014 में मिली, और अगर मोदी जी सत्ता में नहीं रहे तो देश फिर गुलाम हो जाएगा। देश को भड़काया उन्होंने, नागरिकों को भड़काया कांग्रेस के खिलाफ। तो कांग्रेस के खिलाफ भड़काया मतलब कांग्रेस का इतना डर है, एक आदमी का इतना डर है। गांधी जो उनका वो है सरनेम, उसको लेकर भी उन्होंने कि महात्मा गांधी से चुरा लिया। कहा सर पुश्तैनी चोर हैं ये लोग, ये बोला पुश्तैनी चोर हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर योगी आदित्यनाथ पाबंदी लगाना चाहते हैं। बाकायदा खत लिखकर कहा गया है कि जो अराजकता मचाई आपने प्रयाग मेला में, उसके चलते आप पर पाबंदी क्यों ना लगा दी जाए। महुआ मोइत्रा और प्रशांत किशोर के बीच की अलेजेड चैट्स जिस शख्स ने ट्वीट की थी, सुरजीत दासगुप्ता, उसके खिलाफ कोर्ट की तरफ से नोटिस आया। और नोएडा पुलिस ने वेस्ट बंगाल की पुलिस को अकंपनी किया उस शख्स के घर तक जाते हुए, नोएडा में वो रहता है। और जब वो वहां पर पहुंचा, सबसे ज्यादा ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर ये देखने को मिलता है। आप देखिएगा कैसे वो आदमी, सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, महुआ मोइत्रा ने एक एक करके सारे वीडियोस ट्वीट किए हैं, और उसमें दिखाई दे रहा है कि जब वो नोएडा पुलिस वहां पहुंची तो कैसे वो फोन करता है, स्पीकर पर रखता है अमित मालवीय को। भाई साहब उनको बताइए, ये बीजेपी के अमित मालवीय बोल रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हेड, और वो कैसे बोलते कि नोएडा पुलिस को वो सीधे इंस्ट्रक्शन देते कि आप कुछ नहीं करेंगे। आप कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। आप देखिए कि आप शंकराचार्य जी को तहसीलदार के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो।
इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। और शंकराचार्य जी को साबित करना है, बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। यह है आपकी धार्मिक ठेकेदारी। इस तरह से आप धर्म की ठेकेदारी करना चाहते हैं तो देश के अंदर नफरत फैलाकर जो आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों के हक को मार के जो आप राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई बहुत देश के विकास, कम से कम विकसित भारत आपकी इस विचारधारा, इस सोच से तो नहीं बन सकता। पीएम आवास से लेके, सड़क से लेके, मनरेगा से लेके सारे पैसे बंगाल के पिछले 5 साल से ये सरकार ने रोक के रखा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया है, हम स्वनिर्भर बंगाल क्या होता है काम करके दिखाया है। So you want to punish Bengal? Proceed, we won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. Bengal's spine was not ever bent by surrender. Go ahead, send your audits. We will answer them. But remember this, files can be frozen, funds can be stalled, voices can be suppressed, but memories can't be erased. And when the people rise and the ballot breaks the silence, we will settle the final account. मणिकंका घाट, कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अल्लाबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट ब्रश किसने तोड़ा? बट ब्रश को किसने उखाड़ फेंका? और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? हमारा काम है उन रूपों को पहचानना, उन आवाजों को ताकत देना जो अन्याय के विरुद्ध लड़ रही हैं। अशोकपुरा मुख्यमंत्री भजन लाल जी आपके घर से 300 मीटर है। आपके घर से 300 मीटर दूर अशोकपुरा में आपके बीजेपी के पदाधिकारियों ने गाय का गला काट दिया, गला काट कर टांग दिया। आपकी पुलिस जा रही है और वहां के लोगों ने जब ये कहा कि गला काट दिया तो उन्हीं को उठाकर बंद कर दिया। अरे ये जो गोरक्षा के नाम पर बीजेपी के लोगों जो पाप कर रहे हो, गायों को मार रहे हो, आपने गायों को काट दिया, हिंदुओं को काट दिया, बटोगे तो कटोगे, खुद नहीं बांट दिया, खुद नहीं काट दिया, गाय की गर्दन काट दी। मुख्यमंत्री जी आप खुद जाओ, अशोकपुरा जाओ, आपसे 300 मीटर दूर पर है। मुख्यमंत्री वो होता है खुद जाके हालात का जायजा ले, और जो लोग गाय काटने के लिए जिम्मेदार है उनका जवाब दो। वो हिंदू मुसलमान नहीं है वहां पर आपके ही बीजेपी के हिंदू पदाधिकारी ने गाय का गला काट के टांक दिया। अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं बिना किसी कीमत की परवाह किए। तो ऐसी आवाजों को पहचानिए, उन आवाजों को अपनी ताकत दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए। 2014 में एप्स्टीन के घर पर डिनर पार्टी हुई, उसमें हरदीप पुरी गए थे। तब तक दुनिया एप्स्टीन के अपराधों के बारे में ठीक से जान गई थी। इस तरह की डिटेल आने लगी थी कि एप्स्टीन ने अपने दोस्त प्रिंस एंड्रयू के लिए तस्करी से लाई गई नाबालिग लड़कियों को उपलब्ध कराया है। तब भी हरदीप सिंह पुरी उसके घर डिनर के लिए गए और कहते हैं उसके यौन अपराधों से लेना देना नहीं था। इस हिसाब से तो ये दाऊद इब्राहिम के घर कबाब खाकर आ जाएंगे और कहेंगे मैं तो केवल कबाब खाने गया था, मेरा दाऊद के कारनामों से कोई लेना देना नहीं। अगर आप उन आवाजों के साथ हो जाते हैं तो महादेव के साथ हो जाते हैं, क्योंकि महादेव तो न्याय के प्रतीक थे। उनकी बारात के बारे में आप जानते हैं, कौन कौन उनकी बारात में था। जो समाज में अस्वीकार्य थे वह भी उनकी बारात में थे। उन्होंने कभी बड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने छोटों को गले लगाया। और आज भारत के 132 करोड़ लोगों को तिरस्कृत किया जा रहा है। परवाह उनकी की जा रही है जिनके पास पैसा है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास सत्ता की ताकत है। 132 करोड़ लोगों का क्या, हमारा क्या? नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है।
ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। हमारा क्या होगा? हमारे लिए आवाज कौन बुलंद करेगा? हमें कौन न्याय दिलवाएगा? आज भारत के लोकतंत्र और नेता प्रतिपक्ष दोनों पर हमले किए जा रहे हैं, दोनों को निपटाने की तैयारी की जा रही है बड़े पैमाने पर। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी कहां हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। देवेंद्र बाबू, आपने दिखाया था कि वो जनवरी में भी वियतनाम गए थे ना, 10 मार्च को, जहां तक याद है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे अभी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है? वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। क्या आप ऐसा होने देंगे? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए सत्ता पक्ष के लोग जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वह शर्मिंदा करने वाली है। क्या यही संस्कार हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के? क्या आपके पास अगर तथ्य और तर्क खत्म हो गए हैं तो बेतुके बयान देंगे? राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। जैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा। हम शर्मिंदा क्यों नहीं हो रहे हैं? इन्हें क्यों सुन रहे हैं? इन्हें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हमें बलात्कारी और अच्छे इंसान में फर्क नहीं पता? क्या हमें रामायण और लोलिता में फर्क नहीं पता? हम एप्स्टीन और अच्छे आदमी में फर्क नहीं कर सकते? अगर देश का मीडिया
उसका एक बड़ा वर्ग एप्स्टीन को अच्छा आदमी ठहराएगा, पुण्यात्मा ठहराएगा, उसे सत्ता का दलाल बतलाएगा, पावर ब्रोकर बतलाएगा, हम स्वीकार कर लेंगे। Basically a power broker. It was literally his job. No, he was not a power broker. He was a pedophile. Sir, he was a pedophile. Also who's a power broker. He was doing things on the side, but basically he was a power broker. He used to introduce. He was a pedophile. He was a rapist. He was a pedophile rapist power broker. But power broker. पैसे तो वो power broking करके कमा रहा था ना. Don't let him go away. I am not letting him go away. He's dead anyway. Who am I to let him go away? The man is dead. Let me read what Hardeep Puri has written to the read. Okay, since you said, just a second. Okay, I really need to open this up, but we must stick to the straight and narrow when it comes to facts. Jeffrey's taste in people. That means Hardeep knew. Okay, so let me just again bring this conversation back to actual facts. Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of... अरे बलात्कारी बलात्कारी रहेगा, पापी पापी रहेगा। जिसने बच्चों के साथ बलात्कार किए हों, करवाए हों, उन्हें नोच नोच कर खाया हो। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. When I met Jeffrey Epstein. There are about 1,000 of us. ये काम तो हमारे राक्षसों ने भी नहीं किया। रावण तो इससे बहुत दूर थे। एक हमारी member of parliament, a lady member, she took me aside. She said, many of these people are very jealous. मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया। After that, मगर दौर ऐसा आ गया है, अब पापियों को भी अच्छा ठहराया जाता है, पुण्यात्मा ठहराया जाता है, धर्मात्मा ठहराया जाता है। हमारा कैसा प्रधानमंत्री है जो कहता तो यह है कि मैं राम को लाया हूं। उसने मंदिर बनाए हैं, उसने कॉरिडोर बनाए हैं, उसने प्राचीन मंदिर तोड़े हैं। उसके दौर में, योगी के दौर में, उत्तर प्रदेश की दाल मंडी को तोड़ा जा रहा है। मकान इनका है। हाँ, ये आपका मकान टूटा है भैया। क्या नाम है? फरमान। क्यों रो रहे हैं आप? अपनी बात कहिए ना। आप अपनी बात तो कहिए बाबूजी। इस पर 3 स्टे था, उसके बाद भी तोड़ दिया गया। 3 स्टे था जी। आपने बताया इन लोग? सब दे दिया, नोटिस दिखाया था? कुछ ने सब चपका दिया, उसके बाद भी तोड़ दिया गया, सब कब्रिस्तान कर दिया गया। क्यों तोड़ रहे हैं भाई? ये नहीं, इतना क्या है, मतलब अगर स्टे लगा दिया तब तो नहीं तोड़ना चाहिए। लोगों का आरोप है कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। अगर लोग ये कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला है तो आप ये चौड़ीकरण किसकी सुविधा के लिए कर रहे हैं? नागरिकों की सुविधा के लिए कर रहे हैं ना। किसको आराम मिलेगा? इन नागरिकों की सुविधा के लिए। ये तो बर्बाद हो रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे? आपके पास आएंगे अपना परिवार लेके, आप पालेंगे इनका परिवार। ये जो लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, पत्रकार लोगों को यहाँ इन लोगों तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, ये क्या है? कोई अपनी आवाज उठाता है तो कह रहे हैं उठा के ले जाते हैं। लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, मगर सत्ता में बैठे लोग ज्ञान बांट रहे हैं, हमें सिखला रहे हैं हमारी संस्कृति और परंपरा। हमारी ऐसी संस्कृति और परंपरा नहीं थी कि हम पापियों को, हम जघन्य अपराधियों को ठीक ठहराने लगे, उन्हें जस्टिफाई करने लगे, उनके पापों को जस्टिफाई करने लगे। यह काम हमारा नहीं था, यह हमारा धर्म भी नहीं था, मगर हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग जिद पकड़े बैठे हैं कि लोकतंत्र को और राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं, दोनों को निपटा देंगे। दोस्तों, लोकतंत्र का जो स्वरूप हमारे सामने है वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है।
अब चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। कुछ चुनाव बैलेट पेपर से हुए, कांग्रेस को जीत हासिल हुई। क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जा सकते? क्यों मोदी स्वीकारते नहीं हैं, चुनाव आयोग स्वीकारता नहीं है कि देश में अब बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे? इन्हें किस बात का डर है? ये तो विश्व गुरु हैं, विश्व मित्र हैं, मगर इनके दौर में जो ट्रेड डील्स हुई हैं, जो ट्रेड डील साइन हुई हैं, उनमें हमें गिरवी रख दिया गया है। हम गुलाम सरीखे हो जाएंगे। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। हमारा युवा क्या करेगा? हमारा किसान क्या करेगा? हमारा उद्योगपति क्या करेगा? हमारा उद्यमी क्या करेगा? मध्यम वर्ग क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? मजदूर क्या करेगा? मेहनतकश क्या करेगा? आप चुप क्यों बैठे हैं? आवाज बुलंद कीजिए, उन आवाजों का साथ दीजिए जो न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं, न्याय पाने के लिए कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, गला कटाने के लिए तैयार हैं। आप जागते क्यों नहीं हैं? आप चेतते क्यों नहीं हैं? अरे लाल कृष्ण आडवाणी चेते ना, मुरली मनोहर जोशी चुप बैठे रहें, मोहन भागवत चुप बैठे रहें, हमें ज्ञान देते रहें, मगर हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमारे युवाओं को चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और उन आवाजों में मिला देनी चाहिए जो न्याय के लिए, न्याय के साथ खड़ी हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं।